हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक सर एक बार फिर आपके साथ जुड़ रहा हूं इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। साथ साथ में इसके साथ हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे। आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा इतिहास का विभाजन यानी पार्टीशन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, क्यों डिवाइड किया गया, इस पार्टीशन का आधार क्या है। तो आइए एक बार फिर से हम लोग सब लोग साथ में मिलकर करते हैं कलम से क्रांति और शुरू करते हैं इतिहास का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं स्पेशली आपको इतिहास का पढ़ाऊंगा यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में, और प्राचीन इतिहास के कुछ प्रमुख मुद्दों पे हम चर्चा भी करेंगे। तो आइए इन प्राचीन इतिहास को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इतिहास को ये जाने कि इतिहास को विभाजित क्यों किया गया, इसके पार्टीशन का रीजन क्या रहा। इसके साथ साथ हम जाने कि भारतीय उपमहाद्वीप क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन कैसे होता है। जैसे सामान्यतः जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं कि हम शब्द कुछ यूज करते हैं, जैसे दक्कन का क्षेत्र यूज करते हैं, सुदूर दक्षिण शब्द का यूज करते हैं, जिसे हम लोग मोस्ट साउथर्न पॉइंट्स भी कहते हैं। या फिर हम कभी कभी ये देखते हैं कि हम लोग नॉर्थ इंडिया या ईस्टर्न इंडिया शब्द का यूज करते हैं। तो इसको हम जाने कि आखिर में पहले ये है क्या। तो इस चीज को जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें इंडिया के मैप को थोड़ा सा समझना होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि प्राचीन काल में, अभी आधुनिक युग की बात करें तो आधुनिक काल में हम कहते हैं कि भारत को दो हिस्सों में डिवाइड करने का काम कौन करता है, तो हम लोग कहते हैं दो हिस्सों में जनरल डिवाइड करने का काम कौन सी लाइन करती है, तो ये एक लाइन है जो 23.5 डिग्री पर आपकी खींची गई है, जिसे हम लोग क्या करते हैं कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये पार्टीशन तो आधुनिक काल में हुआ, लेकिन भारत को आर्यन सिविलाइजेशन के ही टाइम से हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के कॉन्सेप्ट के रूप में जाना जाता था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर में आर्यन ने इसको आधार क्या बनाया, आर्यंस के इसके आधार बनाने का रीजन क्या था। तो अगर इस पे हम लोग बात करें तो यहां पे ये देखते हैं कि आर्यन सिविलाइजेशन के अंतर्गत यानी आर्य सभ्यता के अंतर्गत ये ऊपर का सेक्शन पवित्र माना गया है और नीचे का सेक्शन अपवित्र माना गया है। तो अब ये आधार क्या था, तो कहा जाता है मिड इंडिया में आपकी पड़ती है विंध्याचल की श्रेणियां, विंध्यन हिल्स। और ये विंध्यन हिल्स क्या करती थी, एंशियंट टाइम से ही इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करने का काम करते थे। ठीक है, ऊपर का सेक्शन आर्यंस क्या मानते थे, पवित्र मानते थे, नीचे के सेक्शन को अपवित्र मानते थे। क्योंकि जब आर्यंस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ इंडिया में कौन थे, नॉर्थ इंडिया में आपके द्रविड़ों का शासन था, द्रविड़ यहां पे रहते थे। आर्यंस क्या करते हैं, यहां से इन्हें रिप्लेस करते हैं और साउथ इंडिया की तरफ भेज देते हैं। तो यहां पहुंचकर हम ये देखते हैं कि जो द्रविड्स थे और जो आर्यंस थे, दोनों सिविलाइजेशन में हम देखते हैं काफी ज्यादा अंतर पाया जाता है। जैसे आर्यन सिविलाइजेशन के आप जो भी देवी देवता या भगवान देखते हैं, या फिर आप साउथ इंडिया के जो भी देवी देवता भगवान देखते हैं, उसमें अंतर पाया जाता है। लेकिन आगे चलकर जैसे जैसे टाइम बीता हम देखें कहीं ना कहीं दोनों में सिमिलरिटी भी दिखाई देती है। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि आर्यन सिविलाइजेशन के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और साथ साथ में पेनिनसुलर इंडिया या साउथ इंडिया के जो रहन सहन, खान पान, वेशभूषा है, उसमें ढेरों सारे अंतर पाए जाते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसको दो सेक्शन में प्राचीन काल से डिवाइड करने का काम कौन करती थी। तो यहां पे आपका एक पार्टीशन यहां से होता था, जिसे हम लोग क्या कहते थे, विंध्याचल की श्रेणियां कहते थे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हम देखते हैं कि आपका जो पाकिस्तान था वो तो अलग था नहीं, तो ये सारा सेक्शन इसमें मिला हुआ था। इधर की हम लोग बात करें, बांग्लादेश अलग नहीं था, पूरा का पूरा सेक्शन ये मिला हुआ था। और इधर नेपाल यानी कि हिमालय की श्रेणियां पूरे के पूरे भारत को मिक्स करती थी। ठीक है, तो यहां से हिमालय आपका बॉर्डर बना देता था। इधर से अगर हम बात करें इस सेक्शन में, तो हिंदकुश, इसके अलावा कीरत और सुलेमान की श्रेणियां, हिंदकुश, कीरत और सुलेमान, ये श्रेणियां क्या करती थी, तो अफगानिस्तान के साथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट को सेपरेट करने का काम करती थी। तो इसी सेक्शन को हम लोग क्या कहते थे, भारतीय उपमहाद्वीप कहते थे। हालांकि पुराणों में हम देखें कि एक शब्द और नाम आता है, पुराणों में कहा गया है जम्बू द्वीप कहा गया है। तो जम्बू द्वीप याद रखिएगा, केवल इसी सेक्शन को जम्बू द्वीप नाम दिया गया है आपका,
किस सेक्शन को? तो केवल इस सेक्शन को ही जम्बू द्वीप नाम देकर संबोधित किया गया है। जम्बू द्वीप में इस सेक्शन को शामिल नहीं किया गया है, बल्कि इसे द्रविड़ प्रदेश के नाम से संबोधित किया गया है या द्रविड़ प्रदेश कहा गया है। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग चलते हैं। अब हम देखते हैं कि अपना जो मैंने कुछ पीपीटी तैयार कर रखा है उसके विषय में आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लोग इतिहास के विभाजन की बात करें। तो अब जब हम इतिहास के विभाजन की यहां पे बात करेंगे तो इतिहास के विभाजन के अंतर्गत हिस्ट्री यानी इतिहास, भारतीय इतिहास को सबसे पहले क्या किया गया है? 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? तो पहला सेक्शन आपका क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। पहला सेक्शन क्या कहते हैं हम इसे? प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिकल एज के नाम से जाना जाता है। अब प्री हिस्टोरिकल एज को क्या किया गया? डेवलपमेंट के आधार पर इसे 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया। एक को कहा गया पूरा पाषाण काल, यानी इसे हम लोग पैलियोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग पैलियोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद से हम लोग देखते हैं दूसरा सेक्शन। तो दूसरा सेक्शन यहां पर आपका क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं मध्य पाषाण काल, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेसोलिथिक एज के नाम से भी इसको जाना जाता है। और तीसरा जो सेक्शन बनता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं नवपाषाण काल या इसे नियोलिथिक एज के नाम से भी इसे जाना जाता है। यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल है, प्री हिस्टोरिकल एज है, इसे 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल या पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज में डिवाइड किया गया। इसके बाद से हम आते हैं तो जो अगला अपना पार्टीशन बनता है, इस पार्टीशन को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस पार्टीशन को नाम दिया गया आपका क्या? तो इस पार्टीशन को नाम दिया गया प्रोटो हिस्टोरिकल एज या आद्य ऐतिहासिक काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल यहां पे हम लोग देख रहे हैं या प्रोटो हिस्टोरिकल एज देख रहे हैं। तो प्रोटो हिस्टोरिकल एज में हम 2 सिविलाइजेशन पढ़ते हैं। एक का नाम होता है क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन और दूसरे को हम लोग कहते हैं आर्यन सिविलाइजेशन। अब यहां पे बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु नदी घाटी की सभ्यता, या इसे हम लोग क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता, या इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसे क्या किया जाता है? जाना जाता है। और अगर हम लोग इधर आ जाएं नीचे, आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब यहां पर तीसरा जो सेक्शन बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इस टाइम को हम लोग कहते हैं हिस्टोरिकल एज या ऐतिहासिक काल के नाम से इसे जाना जाता है। तो अब हिस्टोरिकल एज से यहां से हमारी प्रॉपर हिस्ट्री बननी स्टार्ट होती है। अब यहां पर देखें कि क्वेश्चन ये उठता है कि यार प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिकल एज? यानी कि इसके संदर्भ में सीधा सीधा यह कहा गया, इतिहास का वह काल जिसके विषय में हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, ठीक है, रिटेन में एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, ऐसे काल को क्या कहा गया? प्री हिस्टोरिकल एज या प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद से देखें, अब यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या हो गई? तो सबसे बड़ी चीज ये हो गई कि यहां पर हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। क्या होता है? लिखित प्रमाण यहां पर नहीं मिलता है, लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। तो इतिहास का वह काल जहां से हमें लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं, ऐसे काल को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे काल को हम लोग प्री हिस्टोरिकल एज या प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। अब दूसरा सेक्शन अपने पास क्या बन रहा है? दूसरा सेक्शन ये बन रहा है कि इसे हम लोग क्या कह रहे हैं? तो इसे हम लोग कह रहे हैं हिस्टोरिकल एज। अब हिस्टोरिकल एज की हम लोग बात करें तो हिस्टोरिकल एज में प्रोटो हिस्टोरिकल एज की बात करें तो प्रोटो हिस्टोरिकल एज में ये देख रहे हैं कि प्रोटो हिस्टोरिकल एज में आते आते हमने क्या किया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने लिपि खोज ली। यानी कि
लिपि जो स्क्रिप्ट थी इसकी शुरुआत तो हो गई, और इस लिपि के मिलने के साथ तो लिपि मिली, लेकिन इसे हम पढ़ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए हैं। अब देखिए यहां पर लिखित प्रमाण यानी स्क्रिप्ट मिली ही नहीं, यहां पर स्क्रिप्ट मिली लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए ऐसे काल को क्या नाम दिया गया? प्रोटो हिस्टोरिकल एज नाम दिया गया। अब देखिए, अब आप सोच रहे हो कि चलो भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता की लिपि तो मिली, लेकिन इस लिपि को हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, बट आर्यन सिविलाइजेशन की लिपि को तो हमने पढ़ा। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि आर्यन सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट आई, जो लिपि आई, वो सूत्र काल में जाकर फाइनली लिपिबद्ध की गई या लिखी गई। यानी लिपि का कंप्लीटली विकास आर्यन सिविलाइजेशन में देखने को नहीं मिलता है, बल्कि ये कहां मिलता है? हमें सूत्र काल में मिलता है। जैसे आपने सुना होगा वेदों को हम श्रुत साहित्य भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? सुनने की परंपरा पर आधारित होने के कारण हम वेदों को क्या कहते हैं? श्रुत साहित्य कहते हैं। अब यहां पर श्रुत साहित्य यानी सुनने के परंपरा पे चला। जैसे एक पिता ने अपने पुत्र को बताया, उसने अपने पुत्र को बताया, उसने अपने पुत्र को बताया, और फाइनली जाकर इसे क्या किया गया? सूत्र काल में इसे कंप्लीटली लिखा गया या कलेक्ट किया गया। इसीलिए आप जानते हैं कि वेदों के जो संकलनकर्ता थे, ठीक है, कंपाइलर, कंपाइलर किसको माना जाता है? तो वेद व्यास को माना जाता है, क्योंकि इनका एक्चुअल नाम था महर्षि कृष्ण द्वैपायन, लेकिन जब इन्होंने वेदों को कंपाइल किया उसके बाद इनका नाम क्या पड़ गया? वेद व्यास पड़ गया। तो याद रखिएगा, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग को दो सिविलाइजेशन पढ़ने हैं। कौन कौन से? इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड आर्यन सिविलाइजेशन। ठीक है, अगर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो जनरली ये जानते हैं हम लोग 2500 बीसी से लेकर कहां तक चलता है? तो यह माना जाता है जनरली 1500 बीसी तक क्या होता है? इसका टाइम पीरियड होता है। अगर वहीं पे आर्यन सिविलाइजेशन की हम लोग बात करें तो आर्यन सिविलाइजेशन की डेट हमें क्या मिलती है? तो यहां पर हम लोग जनरली मानते हैं 1500 बीसी से लेकर आपका कहां तक? 600 बीसी तक माना जाता है। ये आपका क्या टाइम था? आर्यन सिविलाइजेशन का टाइम था। ठीक है, तो इतिहास के ये दो काल हो गए। तीसरे काल की अगर हम लोग बात करें तो जिसे हम लोग कहते हैं हिस्टोरिकल एज या ऐतिहासिक काल। अब हिस्टोरिकल एज या ऐतिहासिक काल की हम लोग बात करें तो हिस्टोरिकल एज या ऐतिहासिक काल में ये देखते हैं कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? तो हमें लिपि मिल गई। ठीक है, अब लिपि मिलने के साथ साथ हमने इंपॉर्टेंट क्या किया? तो इस लिपि को हम पढ़ लिए। ये पढ़ ली गई लिपि थी, यानी ऐसी स्क्रिप्ट जो हमारे सामने आई भी और उसे हमने पढ़ भी लिया। तो पहली लिपि जो हमारे सामने आती है, स्क्रिप्ट आती है, उस लिपि को हम क्या कहते हैं? तो उस लिपि को हम लोग कहते हैं ब्राह्मी लिपि। और इस ब्राह्मी लिपि यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पहली ऐसी लिपि है जिसे क्या किया गया? पढ़ लिया गया है। और जब हमारे पास यहां से लिपि आई और लिपि को हमने पढ़ भी लिया तो यहां से हम मान लेते हैं कि ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिकल एज की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे पहले हम इतिहास के 3 पार्टीशन करते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, और फिर करते हैं क्या? ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिकल एज में हम 3 चीजें पढ़ते हैं, क्या? पैलियोलिथिक एज या पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक एज, नव पाषाण काल या नियोलिथिक एज। याद रखिएगा, ये भी तीनों कहीं ना कहीं विकास की अवस्थाओं को ही बताते हैं, डेवलपमेंट बताते हैं कि पूरा पाषाण काल का मानव कैसा था, जैसे जंगली था, ठीक है, कहां पे रहता था? तो पर्वतों की गुफाओं पे रहता था, पेड़ों में रहता था। मेसोलिथिक में आकर हमने क्या चेंजेस किए? तो जैसे मेसोलिथिक में आकर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है? एनिमल हस्बेंड्री, हमने पशुपालन करना सीख लिया। और नियोलिथिक में आकर हमने सबसे इंपॉर्टेंट काम जो शुरू किया वो क्या किया? तो सबसे इंपॉर्टेंट था एग्रीकल्चर, यानी कृषि की शुरुआत नव पाषाण काल से ही प्रारंभ होना माना जाता है। ठीक है, और यूज ऑफ फायर यानी आग का प्रयोग, आग का होना और आग का प्रयोग होना दोनों में बड़ा ही अंतर होता है।
ठीक है। इसके बाद से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग प्रोटो हिस्टोरिकल एज में आएंगे, जिसमें हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। ऐसा माना जाता है कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरी सभ्यता थी, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी। इसके बाद से इंडिया पे क्या होता है, आर्यंस का अटैक होता है। आर्यंस आते हैं और अपने आप को नॉर्थ इंडिया में पूरी तरह से डेवलप करते हैं और एक नई सिविलाइजेशन आती है, जिसे हम लोग इतिहास में आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता या आर्यन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। क्योंकि इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे, इसलिए क्या कहलाया, आर्य सभ्यता कहलाया। वेदों के आधार पर इस सभ्यता के विषय में जानकारी मिलती है, इसलिए इस सिविलाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है, अब अगले की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि अपना अगला क्या है। ठीक है, चलिए अगला अपना पीपीटी देखते हैं। अगली पीपीटी अपनी आ जाती है ठीक है। अब यहां पर हमारे पास अब अगली पीपीटी मिल गई हम लोग को, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा हिस्टोरिकल एज की शुरुआत होती है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल एज की जो शुरुआत होती है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लें। तो यहां पर हिस्टोरिकल एज में हम लोग ये देखते हैं कि जो अपना हिस्टोरिकल एज है, सबसे पहले ये जाने कि हिस्टोरिकल एज जहां से शुरुआत होती है, तो हिस्टोरिकल एज में हम ये देखते हैं कि हिस्टोरिकल एज को हम 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, तो पहला सेक्शन जो कहलाता है आपका हिस्टोरिकल एज 1, पहला सेक्शन, फिर आपका हो गया क्या दूसरा सेक्शन, और फिर होता है आपका क्या तीसरा सेक्शन। तो अब पहले सेक्शन की हम लोग बात करें तो पहले सेक्शन में जिसे हम लोग कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री या जिसे हम लोग कहते हैं प्राचीन इतिहास, इसे एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास। दूसरा क्या होता है मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, या इसे हम लोग जनरली एक नाम और देते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री या फिर मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। और तीसरा सेक्शन को हम लोग कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री या इसे हम लोग आधुनिक इतिहास के नाम से जानते हैं, आधुनिक इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि जो हिस्टोरिकल एज है, हिस्टोरिकल एज को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मिडेवल हिस्ट्री, ठीक है, या फिर इसे हम लोग कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से इसे जाना जाता है। तो इतिहास को अब क्या करते हैं, जब हम हिस्टोरिकल एज में एंटर कर जाते हैं तो उसे जनरली हम लोग क्या करते हैं 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो यहां पर अब हिस्टोरिकल एज में हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है हमें, तो हमें सबसे पहले दिखाई देगा एंशिएंट यानी प्राचीन काल। तो प्राचीन काल में हमें क्या क्या जानना है, क्या क्या चीजें हैं, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे प्राचीन इतिहास के संदर्भ में जब हम लोग पढ़ेंगे तो प्राचीन इतिहास में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे और उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड चीजों को हम लोग को पढ़ना है। जैसे हम लोग यहां पे देखें,
पहला टॉपिक क्या है? 600 BC गंगा वैली, यानी कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, शताब्दी ईसा पूर्व। अब यहां इसका मतलब ये हो गया कि 600 BC भारत में, याद रखिएगा, 2 बार नगरीय क्रांति देखने को मिलेगी, अर्बन सिविलाइजेशन देखने को मिलेगी। पहला हड़प्पा सभ्यता में, जिसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, वो भारत की फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी। और सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन हम लोग इंडिया को कहां मिलेगी? तो ये देखेंगे हम लोग 600 BC, कहां पर? गंगा वैली में, यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व गंगा घाटी में हमें भारत की सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन दिखाई देती है। इसके बाद से हमें क्या पढ़ना है? तो अगला हमें पढ़ना है महाजनपद के विषय में। महाजनपद के विषय में पढ़ना है। जैसे हमें जानना है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व गंगा घाटी में हम लोग को कुल कितने 16 महाजनपद दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ हमें 10 रिपब्लिकन स्टेट यानी गणराज्य भी इस समय देखने को मिलते हैं। इसके बाद से हम लोग बात करें मगध के संदर्भ में, तो यहां पर जैसे मगध साम्राज्य, हम लोग क्या देख रहे हैं? मगध साम्राज्य या मगध एम्पायर यहां पर हमें दिखाई देता है। साम्राज्य यानी ये भारत का पहला एम्पायर बनता है। कौन? मगध। ठीक है, मगध कैसे राइज करता है, यहां पे प्रारंभिक तौर पे कौन कौन सी डायनेस्टियां डेवलप होती हैं, उन सब के बारे में हम यहां पर देखेंगे। इसके बाद से आएगा, क्योंकि 600 BC गंगा वैली में ही क्या होता है, पहली बार लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं जो थी वो तेजी से बाहर निकलती हैं, और वहां पर हम ये देखते हैं कि अब यहां पर धार्मिक क्रांति होती है। जैसा कि कहा गया है कि इस धार्मिक क्रांति के गर्भ से 62 नए रिलीजन बने, 62 नए धर्म बने, और इन 62 नए धर्मों में फाइनली आपका जो फेमस होता है वो कौन होता है? तो एक को हम लोग कहते हैं बौद्ध धर्म, और सेकंड को हम लोग कहते हैं जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म हम लोग को कब दिखाई देते हैं? तो हम लोग कहते हैं कि 600 BC गंगा वैली में जो धार्मिक क्रांति होती है वहां से हमें ये 2 नए धर्म दिखाई देते हैं। इसके बाद से बौद्ध और जैन, इसके साथ साथ क्या होता है कि इंडिया के लोगों में देखा जाता है पॉलिटिकल पावर बढ़ती जाती है, और इस पॉलिटिकल पावर का परिणाम ये रहता है कि भारत में पहली बार क्या होता है, एक इंटरनेशनल एम्पायर बनाया जाता है, और वो बनाया जाता है किसके द्वारा? मौर्यंस के द्वारा। यानी मौर्य वंश की स्थापना करता है चंद्रगुप्त मौर्य, और इसी के साथ भारत की अब जो प्राकृतिक सीमाएं थी, जो नेचुरल बॉर्डर लाइन थी, यानी हिंदुकुश, मैंने अभी आपको बताया हिंदुकुश, सुलेमान और कीरत, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी स्थित है, वो क्या करती है? भारत की साम्राज्यिक सीमाएं उसे क्रॉस कर जाती हैं, और भारत का साम्राज्य पहुंच जाता है कहां पर? अफगानिस्तान तक पहुंच जाता है। इसके बाद से पोस्ट मौर्य एम्पायर, यानी जनरली जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं मौर्योत्तर काल। अब मौर्योत्तर काल में हमें क्या जानना है? तो मौर्योत्तर काल में हमें याद रखिएगा 2 चीजें जाननी है। मौर्योत्तर काल में हमें यहां पर 2 तरह के राजवंश दिखाई देंगे, एक विदेशी राजवंश और एक भारतीय राजवंश। जैसे यहां पे माना जाता है कुछ विदेशी जातियों ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वो भारत से वापस नहीं गए, बल्कि भारतीय रीति रिवाज सभ्यताओं को उन्होंने अपना लिया, और धीरे धीरे वो भारतीय समाज में घुल मिल गए। तो यहाँ पे 2 तरह के राजवंश दिखाई देंगे, जैसे शुंग दिखाई देंगे, सातवाहन दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ विदेशों में विदेशी जनजातियों के बारे में बात करें, या विदेशी आक्रांताओं के बारे में बात करें, जैसे इंडो ग्रीक आएंगे, पहलव आएंगे, शक आएंगे, कुषाण आएंगे, ये भारत पर आक्रमण करते हैं। इसके जस्ट बाद क्या होगा? तो हम देखेंगे भारत में फिर से एक एम्पायर बनेगा, जिसे हम लोग इतिहास में गुप्त वंश के नाम से जानते हैं। तो यहां पर क्या होता है? गुप्त वंश की शुरुआत हो जाती है, और गुप्त वंश की शुरुआत, जैसा कि हम लोग जानते हैं
कि श्रीगुप्त इसका फाउंडर माना जाता है। फाइनली गुप्तों के शासनकाल को भारतीय इतिहास में हम लोग क्या कहते हैं, गोल्डन एज के तौर पे जाना जाता है। लिटरेचर का विकास होता है, भारत में पहली बार मंदिर वास्तु की शुरुआत होती है। तो ये सारी चीजें हम लोग गुप्त वंश में पढ़ेंगे। इसके बाद से पोस्ट गुप्ता की बात करते हैं, यानी फिर हमारा शुरू होता है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल का यहां पर प्रारंभ होता है। गुप्तोत्तर काल में याद रखिएगा, भारत में अब क्या था कि गुप्तों ने क्या किया था, भारत को एक तरह से सेंट्रलाइज किया था, लेकिन पोस्ट गुप्ता में आकर फिर से इंडिया में हमें डिसेंट्रलाइजेशन दिखाई देगा। छोटी छोटी डायनेस्टियां डेवलप होती हैं, लेकिन फाइनली इन डायनेस्टियों को एक करने का काम करता है, पूरे नॉर्थ इंडिया को एक सूत्र में बांधने का काम करता है कौन, सम्राट हर्षवर्धन। तो यहां पर हर्षवर्धन के बारे में जानेंगे। इसके बाद से थोड़ी सी साउथ इंडियन हिस्ट्री भी हमें जाननी होगी, क्योंकि यहां से अपने क्वेश्चन बनते हैं। जैसे संगम काल, संगम लिटरेचर से थोड़े बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। जो आपके 3 संगम हुए साउथ इंडिया में, किसकी अध्यक्षता में, वो सारी चीजें बता दूंगा। इसके साथ साथ आपको संगम काल, ये हम लोग को जानना है, संगम एज या संगम काल। और फिर पढ़ना है हमें क्या, तो फिर पढ़ना है हमें चोल वंश या चोल साम्राज्य, जो आपके साउथ इंडिया से रिलेटेड है। तो इतनी चीजें हम लोग को किसमें जाननी है, तो याद रखिएगा इतनी चीजें हमें जाननी है हिस्टोरिकल एज के अंतर्गत, किसमें, एंशिएंट इंडिया में या प्राचीन इतिहास में। ये सारे टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज में ये देखते हैं कि हमारे पास जो मैंने अभी आपको बताया कि जो पार्टीशंस थे, ठीक है, वो पार्टीशन कहां थे, कैसे थे और कैसी चीजें हुई। तो अभी मैंने आपको जैसा कि बताया था कि यहां पर इतिहास को हम लोग क्या करते हैं, तो पार्ट ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास का जो विभाजन है, अभी मैंने आपको समझाया था कि पहले तो 3 भागों में डिवाइड किया हमने। किस भाग में, तो पहला हम लोगों ने नाम दिया उसे प्री हिस्टोरिकल एज, दूसरा नाम दिया हमने प्रोटो हिस्टोरिकल एज, और तीसरा नाम हमने क्या किया, हिस्टोरिकल एज। अब हिस्टोरिकल एज को, ठीक है, यानी कि जो ऐतिहासिक काल था, उस ऐतिहासिक काल को हम लोग क्या करते हैं, 3 भाग में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, एक को कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरे को कहते हैं मिडिवल हिस्ट्री, और तीसरे को हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिक इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। अब यहां पर देखिए कि यहां पर इतिहास का जब पार्टीशन किया गया है, तो यहां पे पार्टीशन में हम क्या देखते हैं, तो पार्टीशन में ये देखते हैं हम लोग कि 3 सेक्शन है, लेकिन अब इसके ड्यूरेशन की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री का ड्यूरेशन हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, तो यहां पर एंशिएंट हिस्ट्री का ड्यूरेशन हमें दिखाई दे रहा है 600 बीसी से 712 एडी, और मध्यकालीन का देख रहे हैं 1206 से 1707। अब यहां पर देखिए तो बीच में लगभग 500 ईयर, 500 साल का गैप आ रहा है। और यहीं से अगर हम लोग मध्यकालीन इतिहास से आधुनिक इतिहास के बीच में देखें, तो यहां पर क्या देख रहे हैं, तो लगभग एक अप्रोक्सीमेटली माने तो हम लोग लगभग 150 साल का अंतर आ रहा है। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि ये अंतर क्यों,
तो इतिहास का इसे हम क्या कहते हैं, इतिहास का इसे संक्रमण काल कहा जाता है। यानी ऐसा समय जिस दौरान इतिहास क्या कर रहा था, अपने आप को चेंज कर रहा था, इतिहास परिवर्तित हो रहा था। ठीक है, इसलिए इसे नाम दिया गया क्या, संक्रमण काल नाम दिया गया। अब देखिए जैसे 600 बीसी में मैंने बताया था आपसे, लिपि आ गई हमारे पास, दूसरी नगरी क्रांति हो गई, उस लिपि को हमने पढ़ लिया। जब यहां से जब शुरू हुआ तो 712 को इसलिए बॉर्डर लाइन मान लिया गया क्योंकि 712 ईस्वी में भारत में पहली बार मुस्लिम इन्वेशन होता है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण होता है, और इस आक्रमण को लीड कर रहा था कौन, मोहम्मद बिन कासिम। अब मोहम्मद बिन कासिम यहां पे अटैक करता है इंडिया में अटैक करने के बाद क्या करता है, देवल पोर्ट पे अधिकार करता है। यानी देवल बंदरगाह भारत का पहला ऐसा क्षेत्र था जिस पर मुसलमानों का अधिकार हुआ, और सिंध पहला ऐसा क्षेत्र था जहां से जजिया टैक्स वसूल किया गया। अब यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब 1206 ईस्वी में क्या करता है, तो 1206 ईस्वी में देखते हैं हम लोग कि यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक सल्तनत की नींव रखता है। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना करता है। अब इस दौरान यानी 500 साल लग गए एंसेंट इंडिया को मिडाइवल इंडिया में पूर्णतः कन्वर्ट होने में, क्योंकि व्यवस्थाएं, कोई भी व्यवस्था अचानक नहीं बदलती, बल्कि हर व्यवस्था, हर चीज के सिचुएशन बदलने में एक समय लगता है, जिसे संक्रमण काल कहा जाता है। जैसे एग्जांपल ले ले, जैसे अभी आप घर पे हो, अगर आपको कहीं पे जाना है तो ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करोगे और वहां पहुंच जाओगे। तो जो टाइम लगा आपके घर से आपको जहां जाना था वहां पहुंचने में, उस बीच का जो समय है उसे ही हम क्या कहते हैं, संक्रमण काल कहते हैं, जिस दौरान आपकी पोजीशन चेंज हुई। उसी तरह इतिहास में 500 साल का क्या है, संक्रमण काल है। यानी कि एंसेंट इंडिया को मिडाइवल इंडिया में पूरी तरह से कन्वर्ट होने में कितना टाइम लग गया, 500 साल लग गए। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें यहां पर, तो यहां पर देखते हैं 1206 ईस्वी में आपका जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश की स्थापना करता है, और 1707 ईस्वी औरंगजेब की डेथ हो जाती है, और मुगल एम्पायर यहां से क्या होता है, आपका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, उसका पतन शुरू हो जाता है। और यहीं से मान लिया जाता है अब मेडाइवल हिस्ट्री, क्योंकि इंडिया में यूरोपीय कंपनियां आ चुकी थी, अब मेडाइवल हिस्ट्री आपके मॉडर्न इंडिया की तरफ आगे बढ़ने लगती है। लेकिन ऐसा माना जाता है कंप्लीटली हम मॉडर्नेट कब होते हैं, जब इंडिया में होता है क्या, रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति होती है। और जब 1857 की क्रांति होती है तो माना जाता है कि अब हम पूरी तरह से मॉडर्नेट हो जाते हैं, और यहां से हम आधुनिक काल की शुरुआत कर लेते हैं। फाइनली गांधी जी, इंडिपेंडेंट इंडिया 1947, हम 15 अगस्त 1947 को आजाद होते हैं, और फाइनली 1948 तक हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें गांधीयन एरा पढ़ना रहता है, गांधी को पढ़ना रहता है। और जैसा कि जानते हैं 1948 में गांधी की हत्या कर दी जाती है, किसके द्वारा, नाथूराम गोडसे के द्वारा। और इसी के साथ हम मान लेते हैं कि यहां तक जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो यहां तक के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि 1948 के बाद क्वेश्चन नहीं बनाए जाते, वो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो मैं आपको कभी मौका मिला तो बताऊंगा। लेकिन यहां पर हम इतिहास का जो विभाजन करेंगे वो इन आधारों पर करेंगे। ठीक है, अब जैसे मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास का मैंने टॉपिक आपको बता दिया। मिडाइवल हिस्ट्री में क्या क्या होता है, तो हम दो सेक्शन डिवाइड करते हैं, एक हम लोग कहते हैं सल्तनत पीरियड और एक को कहते हैं मुगल पीरियड। अब सल्तनत और मुगल में अंतर क्या है, अगर हम लोग बात करें, एक को हम लोग क्या कहते हैं, सल्तनत, और एक को कहते हैं हम मुगल। एक को सल्तनत कहा जाता है, एक को मुगल कहा जाता है। सल्तनत को हम लोग लेकर चलते हैं 1206 से कब तक, 1526 तक, और मुगल लेके चलते हैं हम जनरली 1526 से लेकर कहां तक, 1707 तक, जब तक औरंगजेब की डेथ नहीं हो जाती है। अब सल्तनत और मुगल में कभी कभी अंतर पूछा जाता है। सल्तनत में याद रखिएगा अलग अलग राजवंशों ने शासन किया, जैसे हम लोग क्या देखते हैं, स्लेव डायनेस्टी, या जिसे हम लोग गुलाम वंश या ममलूक वंश कहा जाता है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं यहाँ पे शासन कौन करता है, तो खिलजी करते हैं, खिलजी के बाद तुगलक आते हैं, तुगलक के बाद सैयद आते हैं, और फाइनली लोदी आते हैं। तो यहां पर अलग अलग राजवंशों ने शासन किया।
ये सल्तनत कहलाए। और फाइनली इसके बाद हम देखते हैं कि जिस सत्ता की स्थापना बाबर करता है, यहां पर देखते हैं हम कि मोस्टली अधिकांशतः एक ही वंश के राजाओं ने शासन किया, यानी एक ही के पिता पुत्र या उसके परिवार के सदस्यों ने शासन किया। वो क्या कहलाए? मुगल कहलाए, या चटगई तुर्क वंश से भी ये जाना गया, इस नाम से भी ये जाना जाता है। तो दोस्तों ऐसे हमने हिस्ट्री का पार्टीशन किया और पार्टीशन में बहुत सारे फैक्ट्स आए, यहां से भी ढेर सारे आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसी तरह साथ में बने रहिए पर डे, और फिर आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी चीजें मिलती रहेंगी। और मैंने काफी सुन रखा है कि कुछ दोस्त काफी आपके क्या हो गए हैं, होपलेस हो गए हैं कि लॉकडाउन हो गया है तो हमारी पढ़ाई कैसे होगी। बिल्कुल चिंता मत करिए, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी। एग्जाम पूरा आपके साथ है, हर कदम पे आपके साथ खड़ा है और आपकी हर कदम पे हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। आपके सभी टीचर्स आपके साथ लगे हुए हैं, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। इसी बात में एक छोटा सा शेर मुझे याद आ रहा है कि किसी ने बड़ा ही खूब कहा है कि चाहत में बड़ा दम होता है। किसी ने बड़ा ही खूब कहा है कि चाहत में बड़ा दम होता है, कभी दिल किताबों से भी लगा कर देख लो। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।